नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित झा। और देखिए, बिहार का बाजीगर कौन होगा, कुछ ही समय में ये पता चल जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 202 सीटों के रुझान सामने आए हैं। आपको बता दें कि एनडीए 119, महागठबंधन 64, जनसुराज 3, अन्य 16 पर बता दें कि लगातार जो रुझान है अब वो सामने आने लगेंगे और लगातार हम भी आपको जो रुझान है वो बताते रहेंगे। बिहार विधानसभा सीटों को लेकर के जो मतगणना है वो हो रही है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। महागठबंधन 64 पर, जनसुराज 3, अन्य 16। बता दें कि बिहार विधानसभा को लेकर के जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और लगातार जो काउंटिंग है वो चल रही है। और ऐसे में एक के बाद एक जो रुझान है वो सामने आएंगे और लगातार बीएसटीवी भी आपको ये रुझान बताता रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर अब जो काउंटिंग है वो हो रही है। 202 सीटों के रुझान फिलहाल सामने आए हैं और आपको बता रहे हैं इसमें महागठबंधन 64, एनडीए 119, जनसुराज 3 और अन्य को मिले 16। ये ताज़ा रुझान आपको बीएसटीवी पर पहले बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मतगणना है वो चल रही है और लगातार जो रुझान है वो भी सामने आ रखे हैं। टैली के माध्यम से भी आपको बाद में बताएंगे कि किस तरह से जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं और कौन से जो प्रत्याशी है वो पीछे चल रहे हैं। लगातार जो अपडेट्स है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन ये देखिए, बड़ी जानकारी है। लगभग अब जो रुझान है वो 202 सीटों के सामने आ चुके हैं, लेकिन इसमें देखिए एनडीए आगे चल रही है। बहुत ज्यादा सीटों का अंतर यहां पे नजर आ रहा है। 119 सीटों पर एनडीए आगे है, जबकि महागठबंधन 64 सीटों पर आगे यहां पर नजर आ रहा है। और साथ ही देखिए, जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी जो कि 3 सीटों पर आगे चल रही है और जो अन्य है वह भी 16 सीटों पर आगे चल रहा है और इसमें कई देखिए निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। और ऐसे में अब 202 सीटों को लेकर के रुझान सामने आ चुके हैं। 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, 2 चरणों में चुनाव हुए और आज नतीजे का दिन है। और देखिए, मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती हो रही है और अब जो रुझान है वो लगातार अलग अलग सीटों पे सामने आ रहे हैं और जो सीटों का फासला है वो बहुत ज्यादा। और वैष्णवी देखिए, जैसा कि हमने देखा था एग्जिट पोल में कि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि एनडीए सरकार बनाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा था, और अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो अभी कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शुरुआती रुझान इसी और इशारा कर रखे हैं और ऐसे में लगातार जो रुझान है वो अपडेट्स भी होते रहेंगे क्योंकि मतगणना चल रही है। लेकिन रोहित, ऐसा कहा जाता है कि बिहार इलेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। पहले से जो भी बताया जाता है उसे माना नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट टाइम पर जो रिजल्ट्स होते हैं वो बदल जाते हैं। फिलहाल ये रुझान है तो देखेंगे कि किस तरह से जो नतीजे हैं वो बिहार में आएंगे। देखिए, 202 सीटों पर जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं और एनडीए अभी के लिए बढ़त बनाए हुए है। हालांकि देखिए, ये बहुत शुरुआती है। जो आंकड़े अभी आ रहे हैं वो केवल रुझान है, नतीजों के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन रुझानों में ये स्पष्ट है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो सीटों का फासला है वो बहुत ज्यादा है। 119 सीटों पर एनडीए आगे है, जबकि महागठबंधन 64 सीटों पर आगे है और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। उनके जो प्रत्याशी हैं वो 3 सीटों पर आगे हैं, जबकि अन्य जो उम्मीदवार हैं वह भी 16 सीटों पर आगे हैं। बिल्कुल, देखिए रोहित, लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं और ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो एग्जिट पोल सामने आए थे उसी तरह से जो रुझान है फिलहाल वो सामने आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि बिहार इलेक्शन के जो नतीजे हैं वो क्या कुछ होंगे और लगभग रोहित ये 12 बजे तक साफ तौर पर जो तस्वीर है वो सामने आ जाएगी। जाहिर तौर पे अभी नतीजों के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एनडीए खूमे में खुशी की लहर होगी। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, एनडीए बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। और बिहार की सियासत में अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। 243 सीटों की जंग के बाद अब सबकी नजरें टिक गई है क्योंकि आज नतीजे आएंगे और तय होगा कि बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही जीत का दावा कर रखे हैं, लेकिन फैसला अब जनता के जनादेश पर टिका है। कौन पार करेगा बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 और कौन रह जाएगा पीछे, ये सब कुछ आज तय होगा जब बिहार बोलेगा किसकी बनेगी सरकार।
और देखिए जाहिर तौर पे और जो लगभग 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं, पोलिंग 2 चरणों में हुई थी। पहले 121 सीटों पर, उसके बाद 122 सीटों पर चुनाव हुए थे। एग्जिट पोल में जो प्रोजेक्शन किए गए थे, देखिए एनडीए को बहुमत दिखाया गया था। 121 से 141 सीटों का प्रोजेक्शन किया गया था और परिणाम आने से पहले ही राजनीति गर्मा गई है। मतदाता रुझान, मतदान प्रतिशत और सीट शेयर की दिशा भी देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं और लगातार आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो आगे या पीछे चल रहे हैं, उसको लेकर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और देखिए मैथिली ठाकुर जो कि दरभंगा के अली नगर से चुनाव लड़ रही है, आगे है और साथ ही आरजेडी के खेसारी लाल यादव वह भी आगे है और लगातार देखिए तेजस्वी यादव वह भी बढ़त बनाए हुए हैं, आगे है और यहां पर अलग अलग सीटों से लगातार जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर यहां पर बता देते हैं क्योंकि जो मतगणना है वो चल रही है, जो रुझान है वो सामने आ रखे हैं और ये बड़ी खबर बता रहे हैं। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा शाहब आगे हैं। बता दें कि छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल भी आगे चल रखे हैं। लगातार जो रुझान, ताजा रुझान सामने आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। अली नगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही है, ये ताजा रुझान फिलहाल सामने आ रखे हैं क्योंकि मतगणना चल रही है। मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, ये ताजा रुझान फिलहाल सामने आए हैं। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा भी आगे चल रखे हैं। बता दें कि जो एनडीए है वो चल रही है आगे। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा शाहब आगे चल रखे हैं। और देखिए जाहिर तौर पे और छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो विश्वास यहां पर जताते हुए इन सेलिब्रिटीज पर भी नजर आ रही है क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इन सेलिब्रिटीज को लेकर के किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया गया है क्या, क्योंकि उम्र बेहद कम है, 25 साल उनकी उम्र है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया, अलीनगर से उन्हें सीट दी गई और उसके बाद में देखिए किस तरीके से अब जनता भी कहीं ना कहीं उन पर विश्वास जताते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए रोहित, लगातार जो रुझान है वो तो हम बता ही रखे हैं और लगातार जो अपडेट्स सामने आ रही है वो भी बीएसटीवी लगातार बताता रहेगा। और अब गेस्ट का रुख करेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान इस पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रवि ग्वालानी, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। इसके साथ ही प्रवीण साहू, बीजेपी नेता, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है बीएसटीवी में। सत्येंद्र जैन, प्रवक्ता है बीजेपी से, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी बीएसटीवी में। और सबसे पहले सत्येंद्र जी आपका ही रुख करूंगी क्योंकि लगातार जिस तरह से जो परिणाम आ रखे हैं, एनडीए आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ कहेंगे रुझानों के, क्योंकि ये पहले रुझान है। सत्येंद्र जी, जलेबी का ऑर्डर भी कर दिया, ये भी बता दीजिएगा जनता को। निस्संदेह देखिए, बिहार की वह भूमि है, ऊर्जा भूमि है, पवित्र भूमि है, पुण्य भूमि है और बिहार वह भूमि है जहाँ पर भगवान महावीर और जैन तीर्थंकर और हमारे गौतम बुद्ध सभी वहाँ से आते हैं। और जिस प्रकार से लोकतंत्र की जननी हम कहते हैं, भारत विश्व के लोकतंत्र की जननी है, जो वैशाली गणराज्य है, जो जैन सिद्धांत है, अनेकांतवाद या स्यादवाद जिसको कहते हैं, वह लोकतंत्र का उसके अंदर समाहित है, लोकतंत्र पूर्ण रूप से समाहित है उसके अंदर। तो ऐसे लोकतंत्र का महापर्व जो चल रहा है, जो बिहार का महापर्व है और बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना आज है और आप देखिए जिस प्रकार से ये सब आ रहा है, निसंदेह हम तो हर समय भारतीय जनता पार्टी ने का लोकतंत्र के मूल्यों को माना है, अंगीकार किया है, संविधान को सिर माथे पर लगाने के वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि बिहार की वही भूमि है, पवित्र भूमि है, ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम अगर कोई लोकतंत्र है तो वो भारत है, भारत लोकतंत्र की जननी है। और उस बिहार में जब ये हमने हमेशा काम किया है और उन कामों के लिए वहाँ की भगवान रूपी जनता, जो हम जनता को भगवान मानते हैं, उनको अनेक योजनाओं के द्वारा, अनेक कामों के द्वारा पूजते हैं और जो बिहार को मंदिर मान करके हमारे बिहार के भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे एनडीए जो है उसके समस्त गठबंधन के जो दल हैं उन सब ने काम किया है और निसंदेह उसकी ही परिणति आज भगवान रूपी जनता का जो प्रसाद हमको मिल रहा है ये देखने में आ रहा है। 200 से कुछ सीटों का अभी रुझान आ रहा है, उसमें ही आ रहा है कि हम 130 से सीटों से ज्यादा पहुंच चुके हैं। लेकिन सत्येंद्र जी, ये शुरुआती रुझान है, इतना कॉन्फिडेंस अभी से क्यों? क्योंकि बिहार के इलेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, कभी भी चेंज हो सकते हैं रिजल्ट्स। देखिए, इसलिए क्योंकि हमने बिहार को मंदिर माना है और बिहार की जनता को भगवान, और उसके पुजारी हैं तो हमारे वहाँ के नेतागण हैं, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, हमारे वहाँ
सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, ये सब हमने सब पूजा करते हैं वहाँ पर। और आप देखिए जिस बिहार में एक इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, आज सबसे ज्यादा अगर एथेनॉल प्लांट्स हैं, जो एथेनॉल, जिसको एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो किसानों के लिए मंत्र है, 1.5 दर्जन एथेनॉल प्लांट है। रोहित ग्वालानी जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। रवि जी, आज का दिन देखिए भारत के लिए भी खास है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी बेहद खास हो जाता है। बाल दिवस देखिए पूरा देश मना रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कहीं ना कहीं क्या एक तोहफा बिहार की धरती से पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित की जाएगी, या फिर आपको लगता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में बताया गया था और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के पक्ष में नजर नहीं आ रहा अभी के लिए? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को नमन करूंगा, चिल्ड्रंस डे की सबको बधाई भी दूंगा। देखिए, शुरुआती रुझान जो है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और इनके गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन जैसा आप भी कह रहे हैं और मैं भी इसी बात को कह रहा हूं कि ये शुरुआती रुझान है। ठीक है, शुरुआत में अभी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे में मुस्कान आ सकती है, क्योंकि स्क्रीन पर जो दिख रहा है कि वो अच्छी खासी सीटें उनकी तरफ जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मैच ओवर हो गया। अभी तो मैच की शुरुआत हुई है। अभी देखिए धीरे धीरे हमारे जो महागठबंधन के नंबर्स हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मैं ऑनलाइन बहुत सारे चैनल्स में देख रहा हूं तो हर जगह के नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन हर जगह ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास भी है कि जो तकलीफ जनता को वहां हो रही थी, बिहार में पिछले कई वर्षों से सिर्फ विकास के नाम पे एक दिखावटी माहौल जो बनाया जा रहा था, जैसे जैसे ये समय बीतेगा, जैसे जैसे दोपहर का वक्त आते जाएगा, स्थिति और क्लियर होगी। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो महागठबंधन के जो ये नंबर्स हैं ये काफी आगे बढ़ेंगे और हम मेजॉरिटी क्रॉस करेंगे। ठीक है, सत्येंद्र जी से भी मैंने पूछा था, प्रवीण जी आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि एग्जिट पोल में और उसके बाद जो शुरुआती रुझान है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या मिठाइयों का ऑर्डर किया गया है या अभी इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा भी कई बार हो चुका है बिहार के चुनाव में कि जब तैयारियां पूरी कर ली जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो चुनाव के नतीजे हैं। बिल्कुल, देखिए रोहित, सवाल ले लेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रखी है, वो भी बता देते हैं दर्शकों को, जो ताजा रुझान सामने आ रखे हैं, क्योंकि लगातार जो अपडेट्स है वो हम यहाँ पर जनता को देते हुए नजर आ रखे हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो मतगणना है वो चल रही है, काउंटिंग चल रही है, तो ऐसे में ताजा रुझान सामने आ रहे हैं। 204 सीटों के रुझान सामने आए हैं और ये दर्शकों को बता देते हैं कि एनडीए 129 सीट पर आगे चल रही है। एनडीए 129 सीट पर आगे है, महागठबंधन 71 सीट पर आगे चल रही है। तो देखिए ये ताजा रुझान फिलहाल अभी आए हैं और आपको बता रखे हैं जन सुराज 2 और अन्य 2 पर है। बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज 2 सीटों पर। शुरुआती रुझान में एनडीए को बहुमत मिल रहा है, ये आपको बता रखे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की जो मतगणना है वो चल रही है और ऐसे में लगातार जो रुझान है वो सामने आ रखे हैं। 204 सीटों के रुझान सामने आए, 204 सीटों की बात कर रहे हैं। एनडीए 129 सीट पर आगे है, एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही महागठबंधन की बात करें तो 71 सीट पर महागठबंधन आगे है। जन सुराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी 2 पर और अन्य को 2 मिल रखे हैं। बता दें कि ये शुरुआती रुझान है, अब नतीजे देखने वाली बात होंगी कि नतीजे क्या कुछ होंगे, क्योंकि लगभग रोहित 12 बजे तक की जो नतीजे हैं वो साफ हो जाएंगे कि कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजों के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कई बार जो रुझान है वह भी बहुत कुछ बता देती है। और शुरुआती रुझानों में जिस तरीके से एनडीए को यहां पर देखिए बढ़त मिलते हुए नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खुशी एनडीए खेमे में होगी। हमारे साथ में लगातार जो मेहमान है वह भी जुड़े हुए हैं, मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। और प्रवीण जी, जिस तरीके से रुझान में एनडीए के पक्ष में देखिए यहां पे बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है, कितनी खुशी। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार और देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी को भी नमन, पूरे देशवासियों को चिल्ड्रंस डे की बधाई। और निश्चित रूप से बिहार की जनता को मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि फिर से जिन्होंने विकास के राज को चुना है। एक तरफ जंगल राज का कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जंगल राज पुनः मुक्ति मिलने वाली है। अभी चुना नहीं है, अभी नतीजे नहीं आए, ये केवल शुरुआती रुझान है। देखिए
महोदय देखिए, लगभग अगर हम बात करें तो आज 8 बजे से जो काउंटिंग हो रही है उसके रुझान जो शुरुआती लगातार कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं और यही रुझान निश्चित रूप से परिणाम में परिवर्तित होंगे, क्योंकि जो एनडीए की सरकार है और एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं धरातल पर काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हमने धरातल पर काम किया है, उसी कार्यों के आधार पर पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि जब 12 या 1 बजे जब लगभग अंतिम परिणाम के हम आगे बढ़ेंगे तो पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से वहां की जनता बहुत पढ़ी लिखी है और जिस प्रकार से अगर हम कहें तो बिहार को निश्चित रूप से राजनीति का केंद्र माना जाता है, वहां की जनता बहुत जागरूक है। तो वही जनता रूपी भगवान ने निश्चित रूप से पुनर्स्थापित कर दिया है कि एनडीए की सरकार पूरे देश भर में कहीं ना कहीं विकास की स्थापना कर सकती है। जनता पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी रोजगार के लिए बाहर ही जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है और युवाओं की दिशा आपको लगता है किस और है? निश्चित रूप से रोजगार वहां पर बहुत बड़ा विषय है। जिस प्रकार से आदरणीय सत्येंद्र जी ने कहा कि देश का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बिहार में, तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो वहां पर भी अब रोजगार की पुनर्स्थापना होगी। और अगर आप देखेंगे 12 और 1 बजे जितने भी हमारे जो यूपीए के गठबंधन के साथी हैं वो 12-1 बजे बोलेंगे कि भाई ईवीएम हैक हो चुका है और वोट चोरी हो चुकी है। लगातार कांग्रेस के पास बताने का कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने वहां पर सत्ता प्राप्त की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो अगर हम बात करें यूपीए के गठबंधन, कभी विकास के लिए कोई काम नहीं किया। जब भी एनडीए गठबंधन की सरकार रही है लगातार हमने जनता के हित के लिए हम काम किया। इसलिए अगर हम बात करें तो आज अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि होती है। यह दिखाता है कि जनता का विश्वास एनडीए के सरकार पर है, जो घरों से निकलकर निश्चित रूप से पुनर्स्थापना करना चाहती है अच्छे सरकार की। और यही विश्वास आज वोटों के रूप से निश्चित रूप से सीटों के माध्यम से परिवर्तित होता आ रहा है। और आप देखेंगे विकास इंटरनल सर्वे आपने भी करवाया होगा, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए या फिर जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं पार्टी की तरफ से भी इंटरनल सर्वे कराए गए होंगे, क्या कुछ उसमें निकल कर आया था? देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अभी जो शुरुआती रुझान है, देखिए अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो नंबर्स कांग्रेस के और महागठबंधन के बढ़ रहे हैं। हमारे जो इंटरनल सर्वे की आप बात कर रहे हैं, हमने भी पूरी वर्किंग की थी। जिस प्रकार से जन सैलाब राहुल गांधी जी के रैलियों में उभर करके आ रहा था और हमारे महागठबंधन की बाकी रैलियों में उमड़ करके आ रहा था, और जहां जहां बात हो रही थी हर जगह बेरोजगारी की बात होती थी, हर जगह पे बिहार के विकास की बात हो रही थी, हर जगह ये बात हो रही थी कि किस तरीके से नीतीश जी ने और बीजेपी ने वहां की जनता को ठगा है। विकास के नाम पर एक ढकोसला वहां पर हो रहा है, सही तरीके का कोई भी विकास वहां नहीं हो रहा है, किसी भी व्यक्ति के चेहरे में खुशी नहीं थी। तो हमें पूरा के पूरी उम्मीद थी और मुझे अभी भी उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बीतेगा नंबर्स जो है वो महागठबंधन के बढ़ते जाएंगे, क्योंकि राउंड दर राउंड गिनती होती है। 14 बूथ एक साथ, 15 बात तो ठीक है कि बिहार में हमने भी देखा था कि राहुल गांधी जब जा रहे थे, जब रैली कर रहे थे, तो उस दौरान खूब भीड़ भी इकट्ठा हो रही थी। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे थे, वहां पर भी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। तो आखिर क्या हुआ? वो जो भीड़ थी क्या वोटों में तब्दील नहीं हुई? देखिए, निसंदेह इसलिए होता है क्योंकि जहां पर नेता, नीति, नियत और नेतृत्व नहीं है, और जो ठगबंधन है, आप देखिए, अब वो कह रहे हैं कि हम लगभग 3 करोड़ परिवारों को नौकरी देंगे। अब पूरे भारत में कैसे नौकरी दे सकते हैं? क्या बजट क्या है? लेकिन 1 करोड़ का वादा तो आपने भी किया था ना, आपने भी कहा कि 1 करोड़ को नौकरी देंगे। 1 करोड़ को भी सर लेकिन कैसे देंगे? नहीं, वादा किया तो देखिए हम करके दिखाएंगे और हम करते भी हैं। और हमने कहा 1 करोड़ नौकरी नहीं, रोजगार, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। और आज भारत की शक्ति देखिए, प्रगति देखिए, तीव्रता देखिए, वेग देखिए, आवेग देखिए, संवेग देखिए। यही वही भारत है जो 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी, जब भगवान रूपी जनता ने मोदी जी को चुना और सत्ता दी, तो जब प्रधानमंत्री बने उस समय भारत की जीडीपी थी 110 लाख करोड़ और आज भारत की जीडीपी है 330 से 340 लाख करोड़। तो 4 ट्रिलियन। तो सोचिए आप, वो परिमाण दे 10 साल में इतना कर दिया कि लगभग 200 लाख करोड़ से ज्यादा की जीडीपी बढ़ा दी। तो ये बहुत, यही तो विजन है, यही तो मिशन है, वही तीव्रता और यही गति और बिहार में भी दिखता है। और बिहार के लोगों के लिए भी हमने कहा है हम देंगे निसंदेह। और आप ईपीएफओ का डेटा देखेंगे, सब डेटा दे देंगे और 1 करोड़ से ज्यादा दे देंगे। मुझे लगता है कि 1.5 करोड़ भी बिहार में हम रोजगार दे देंगे। तो अच्छा, दूसरी बात, एक बात, हाँ, अब मैं मूल मुद्दे की बात आता हूं, क्यों नहीं परिवर्तित होता? क्योंकि जनता से कनेक्ट होना चाहिए। अब जनता को आप क्या कहते हो? अब मां की गाली दे दी प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां से, तो क्या बिहारी मानेंगे क्या? अब छठी मैया, हमारा भगवान सूर्य और छठ मैया का पर्व, तो आप सोचिए, वो कह रहा हो आप ड्रामा है, पाखंड है, नौटंकी है, और ऐसे नेताओं को बुला लेते हैं तो क्या होगा वहां पर? ये निसंदेह। दूसरी बात, विकास, रोजगार और निवेश
कि जो गंगा और जो त्रिवेणी जो वहां पर बहाई है, जो त्रिवेणी संगम जो वहां हुआ है बिहार में, रोजगार का, निवेश का, उद्यमिता का, चलिए और ठीक है, रवि जी हमारे साथ उसका ही तो में। प्रतिशत मिल रहा रवि जी, है। और आज तमाम भगवान जो रूपी दावे जनता ही हैं- भाजपा को और एनडीए को मिठाई खिला रही है। लड्डू चलिए तो वो ठीक है, भगवान सत्येंद्र जी भगवान जवाब रूपी ले जनता लेते हैं। आशीर्वाद रवि दे जी रही है। हमारे साथ में है, कांग्रेस प्रवक्ता। रवि जी, यहाँ पर आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि दावे तो बीजेपी की ओर से भी किए गए, एनडीए की तरफ से किए गए, और वही महागठबंधन ने भी तमाम दावे किए, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिर्फ आपके दावे दावे हैं, जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझान देखने के बाद तो कुछ भी कह सकती है, क्योंकि इनिशियल जो नंबर्स आ रहे हैं वो थोड़े से उनकी तरफ दिख रहे हैं, तो वो ये बात कहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वैष्णवी जी, जब कांग्रेस पार्टी धरातल पर थी, जब हमारे सारे बड़े नेता वहां घूम रहे थे, जनता के बीच में जा रहे थे, तो हर तरफ से हाहाकार की बातें निकल रही थी, हर तरफ से महंगाई की बातें हो रही थी, हर तरफ से बेरोजगारी की बातें हो रही थी, किसानों की बातें हो रही थी, महिलाओं की बातें हो रही थी, शिक्षा की बातें हो रही थी, बाढ़ के समय में जो पूरा का पूरा बिहार भर जाता था, उन सब की बातें हो रही थी। तो जब आप मुझे बताइए, जनता अगर तकलीफ गिनाएगी तो हम अपनी बात कैसे नहीं करेंगे? हम कैसे नहीं कहते जी, आप कह रहे हैं कि जनता तकलीफ गिना रही थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए गए तो वो ये भी गिना रहे थे कि जंगल राज के दौरान में, यानी कि वो कुल मिलाकर ये कह रहे थे कि जब आरजेडी की सरकार थी तो उस दौरान में किस तरीके की स्थिति बिहार के अंदर में थी, किस तरीके से क्राइम में बहुत ज्यादा बिहार आगे बढ़ रहा था। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं 20 साल के बाद भी वो जो एक मुद्दा था जंगल राज का, वो अभी भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, राजनीति में एक बात कही जाती है कि पुराने पुराने मुद्दे भी जो है ना, उनको कभी खत्म नहीं किया जाता, उनको निकाल करके जो है वो समय समय पर दूसरे लोग लाते रहते हैं। तो राजनीति में तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज से अगर 40 साल 50 साल पहले के भारत को देखेंगे और आज के भारत को देखेंगे तो फर्क है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था उसके बाद बहुत सारी चीजों की मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, जो देश ने धीरे धीरे तरक्की की, देश आगे बढ़ा है। आज के समय में भी आज अगर आप पुरानी कुछ बातों को निकाल करके लाएंगे तो मैं नहीं समझता वो चीजें सही रहती है, क्योंकि समय बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती है। आज हम इंटरनेट के जमाने लेकिन रवि जी, जंगल राज वर्सेस मंगल राज की ये चुनाव लड़ा गया है, आधुनिक तरीके से चीजें हो रही है, तो आज की बातें होनी चाहिए। रविंद्र साहू जी, आज की बात क्यों नहीं की है? क्यों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने जाते हैं, बीजेपी कई स्टार प्रचारक प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो 20 साल पुराने मुद्दों को लेकर के क्यों आ जाते हैं? आज की बात क्यों नहीं की जाती? देखिए, आदरणीय रवि जी ने बहुत अच्छी बात की कि सभी के हाथ में मोबाइल है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, चाहे हम बालक की हम बात करें, बुजुर्ग के हाथ में, तो निश्चित रूप से सभी के पास जानकारी है। और आज का व्यक्ति जो बहुत जागरूक है वो जानता है किस प्रकार के जंगल राज था। तो निश्चित रूप से वही जागरूकता का परिचय इस बार वोटों के निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो माध्यम से दिया है। तो जनता जागरूक होकर पुनः एनडीए की सरकार लेकर बताना चाहती है कि यूपीए और जो महागठबंधन है वो धरातल की राजनीति से कोसों दूर है। ये कह रहे थे कि इनके नेता धरातल पर जाते हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब प्रथम फेज का चुनाव हुआ था उसके बाद राहुल गांधी जी को मालूम चल गया था कि इनके गठबंधन की हार होने वाली है और बड़ी हार होने वाली है, इसलिए ठीकरा फोड़ने के लिए बिहार चुनाव के समय जाते हैं दिल्ली और विषय उठाते हैं हरियाणा का कि वहां पर यह हुआ था, ऐसा हुआ था, निश्चित हुआ था। और यही भूल जाते हैं कि भाई इसी ईवीएम के माध्यम से आपकी तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, कर्नाटक की सरकार है। तो निश्चित रूप से इनके जो तथाकथित युवा नेता है वो आज भी बहाना कहीं ना कहीं ढूंढते रहेंगे और अंत में देख लीजिएगा ईवीएम को ये दोष देंगे और कहेंगे कि वोट चोरी हुई है। वही मैं बार बार कह रहा हूं कि धरातल की यथार्थ राजनीति से महागठबंधन और यूपीए कोसों दूर है। इनको मालूम ही नहीं है कि छठी मैया किस प्रकार से वहां पर महत्व है। यही राहुल गांधी जी है जिस प्रकार से हम कहें तो पूरे भारतवर्ष की अगर हम कहें तो बहुत मान्यता छठी मैया की है। छठ को कहने के पूरे देश नहीं पूरे विश्व में माना जाता है। उस छठी मैया के महापर्व को कहीं ना कहीं ढकोसला कहते हैं। तो निश्चित रूप से महिलाएं भी चुनाव में यहाँ पर बिहार चुनाव की बात करें तो महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाती है। क्या लगता है आपको, आप महिलाओं को मतलब अपने समर्थन में ला पाए हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, महिला शक्ति का निश्चित रूप से हमको कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिला है। और जिस प्रकार के आपके महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि महिलाओं का सीट शेयर जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है वो लगातार बढ़ा है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार पर मातृशक्ति का बहुत बहुत कहीं आशीर्वाद है। इसके पूर्व की हम देखेंगे तो जिस प्रकार से 33% का जो आरक्षण था उस बिल को पास कराने वाली कोई पार्टी है तो एनडीए की पार्टी ने कराया। तो जनता जानती है, खासकर महिला वर्ग जानती है कि महिलाओं का विकास कोई कर सकता है तो भाजपा कर सकती है। करोड़ ठीक है, लेकिन सत्येंद्र जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि युवाओं में तो खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि युवा पढ़े लिखे हैं लेकिन पलायन करना पड़ता है, तो वो 20 साल पीछे क्यों जाएंगे? वो तो अभी की बात करेंगे ना। देखिए नहीं, युवाओं के लिए हमने बताया भी है कि बिहार क्या था। 20 साल से हमारी सरकार है और हम बराबर बार बार, देखिए हमने कोई आपातकाल नहीं लगाया बिहार में, हर बार जाते हैं और उस भगवान रूपी जनता के सामने अपने कामों का ब्यौरा देते हैं, प्रगति विवरण देते हैं और प्रगति प्रतिवेदन को जनता स्वीकारती है। हर 5 साल में बार बार आशीर्वाद दे रही। और अब देखिए कितनी बड़ी बात है, एंटी इनकम्बेंसी, अरे प्रो इनकम्बेंसी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है हम चुनौती के तौर पे लेते हैं। शासन को हमने जनता के लिए समर्पित कर रखा और युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, गरीब हो, जनजाति बंधु हो, सब भाजपा को प्रचंड रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं। यही कारण है। और आप जो कह रहे पलायन, हमने 18 से ज्यादा एथेनॉल प्लांट्स बिहार में लगा दिए। एथेनॉल प्लांट क्या कर रहा है? रोजगार दे रहे हैं। दूसरी बात, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मिल रहा है। हमारा विदेश से जो हम विदेशी मुद्रा हमारा जाता है उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमी आ गई, क्योंकि हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग कर दी। अब ब्लेंडिंग कर दी तो एक तो क्या हुआ कि हमारा विदेशी मुद्रा बच गई, हमारा विदेश को हम खर्चा बचा खरीदने का। तीसरा फायदा क्या हुआ, जो किसान हैं उनको मिल गया। एथेनॉल प्लांट लगाने से किसानों को खरीदा गया एथेनॉल, उससे बना गन्ने वगैरह से। अब दूसरी बात, रोजगार मिला, प्लांट है, बहुत सारी चीजें आई है। लेकिन इस बात को आप अभी भी इंकार नहीं कर सकते कि अभी भी जब ट्रेनों को हम देखते हैं, खासतौर पर त्योहार के समय में, तो किस तरीके से उसमें मजदूर लदे हुए होते हैं। वह स्थिति आज भी बिहार की जस की तस बनी हुई है। और कहीं ना कहीं इस बात को आप भी स्वीकारेंगे कि बिहार में अभी भी बदलाव की गुंजाइश है। मैं स्थिति की बात कर रहा हूं। इसको देखिए दूसरे प्रकार से भी ले सकते हैं कि बिहार वह भूमि है, वो पवित्र भूमि, जो धरा है, जो ऊर्जा और जो है, जो चाहे आप श्रम की ऊर्जा कहें, श्रमेव जयते का जो मंत्र है वो बिहार ने दिया। और देखिए पूरे भारत को समुन्नत कर रहे हैं। बिहार तो आज समुन्नत कर ही रहा है। कहाँ 5-6 हजार रुपए प्रति वर्ष की वार्षिक आय नहीं होती थी, आज लगभग 70,000 है और आगे भी होने वाली है। तो ये बढ़ा रहे हैं। और जो जीएसटी आप देखिए 10 साल में मोदी जी ने कितना दिया, लगभग 19 लाख करोड़ रुपए के जो है केंद्र की ओर से गया धनराशि। बिहार को 10 सालों में 19 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा दिया गया विकास कार्यों के लिए वहां पर। और उनको वो पहले की यूपीए सरकार ने की दिया, 2-3 लाख करोड़ रुपए दिए थे। अब कहाँ 10 साल में 2-3 लाख करोड़, कहाँ 19 लाख करोड़ दिए। तो ये इसी कारण से वहां पर काम हो रहा है। निसंदेह जो आपने कहा, हम उद्यमिता बढ़ा रहे हैं। आज हमारे अगर भारत की, हम 2047 का आत्मनिर्भर भारत, या आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन गया। आज भारत विश्व की सबसे 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उसमें भारत एक है। बहुत जल्दी हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। तो निसंदेह बिहार का भी बड़ा योगदान है। वहां पर रोजगार की गंगा हम बाहर हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, रवि जी, यहाँ पर युवाओं की बात करें तो युवा भी एक बड़ा फैक्टर है, जहां पर कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो युवाओं में देखने को मिलती है। तो क्या लगता है आपकी जो पार्टी है महागठबंधन जो है वो युवाओं को विश्वास में ला पाया है, भरोसा ले पाया है? देखिए मैं सबसे पहले तो बिहार की जो जनता है उसको धन्यवाद कहूंगा। हेलो जी, हेलो रवि ग्वालानी जी अपनी बात रखिए भैया। ठीक है, रवि ग्वालानी जी से संपर्क करेंगे। सत्येंद्र जी, जो बात रवि ग्वालानी जी कह रहे हैं, और देखिए चुनाव में एक रोजगार बड़ा मुद्दा रहा है, और न केवल इस चुनाव, इससे पहले भी हमने देखा है कि चुनाव में रोजगार को लेकर के वोट पड़ते रहे हैं। इससे पहले भी जब देखा था हमने 2015 में, लालू यादव और साथ में नीतीश कुमार मंच शेयर करते थे, तो उस समय पर भी ये कहा जाता था कि रोजगार हम देने वाले हैं। इसके बाद हमने देखा 2020 में भी तेजस्वी यादव ने किस तरीके से सरकारी नौकरी को लेकर के वादा किया था, और इस बार भी हर घर में एक सरकारी नौकरी को लेकर के उन्होंने वादा किया था। 1 करोड़ के रोजगार या नौकरी आपकी तरफ से भी वादा किया गया। तो कहीं ना कहीं वादा तो किया जा रहा है, लेकिन बिहार की जनता अभी भी यही सवाल कर रही है कि चुनाव में वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन वादों को पूरा कितना किया जाता है? क्या रोड मैप है? किस तरीके से आप 1 करोड़ रोजगार मुहैया कराएंगे? देखिए मैं तो, हमारी पार्टी तो कराएगी और हम प्रतिवेदन देंगे, लेकिन कांग्रेस के और जो ठगबंधन जिसको हम कहते हैं,
उनके साथ में ही उनके नेताओं से ही पूछा गया, जब कांग्रेस के पवन खेड़ा जी, सुप्रिया श्रीनाथ जी गए, उनसे पूछा गया कि आप बताओ ये 3 करोड़ परिवार जो बिहार में हैं उनको सरकारी नौकरी दोगे, तो बोले वो तेजस्वी जी बताएंगे, वो हम नहीं बताएंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो, हमने कहा सरकारी नौकरी नहीं, हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, जो रोजगार देंगे मतलब उसमें इंटरप्रेन्योरशिप बनाएंगे, सब देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में यह कहा था कि अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं लोगों को यह लगा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस यहां पर जताया जा रहा है। क्या आपको भी लगता है जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये कह दिया गया कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, वो अतिशयोक्ति थी और इसका नुकसान भी हो रहा है पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो फेमस है, वादे बहुत सारे कर देती है, लेकिन निभाने के ऊपर जब बात आते हैं तो ये लोग वादे तो आपने भी किया ना, और उसको लेकर सवाल कर रहा हूं। आपने भी कहा था ये कि लोग हर घर में कहते हैं सरकारी नौकरी 30,000 रुपए देंगे, बोले दिवाली जो जल्दी। हाँ, 30,000 रुपए का भी कहा था। देखिए, मैं अपनी बात पर आ रहा हूं ना। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी की, पहले मैंने अभी आपसे एक बात कही है। देखिए, कांग्रेस का हमारा एक मॉडल है। अगर आप छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करेंगे, तो जब छत्तीसगढ़ में 5 साल हमारी सरकार थी, तो आप देखिए देश में सबसे कम बेरोजगारी दर कांग्रेस का चला। लगातार जब जब रिपोर्ट्स आती थी तो टॉप में रहता था, कभी फर्स्ट नंबर पे, कभी सेकंड नंबर पे, कि कांग्रेस मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट में सबसे कम बेरोजगारी दर है। और अगर किसानों की भी बात की जाए, तो हमने किसानों के लिए यहाँ जो एक मॉडल पेश किया कि कैसे हम किसानों की उपज को बढ़ा सकते हैं, कैसे उसके आय को बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें हमने कही थी। और जिसका सक्सेस हमको हिमाचल में भी मिला, जिसका सक्सेस हमको तेलंगाना में भी मिला, और उसकी सक्सेस हमको कर्नाटक में भी मिली। जहां जहां हमने किसानों की सारी बातें कही थी, जनता ने हमारे पक्ष में हम उस चीज को समझा और वोट डाला। और हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था से हर घर में शहरी सरकारी नौकरी को लेकर जो वादा किया गया था, क्योंकि मैं लोगों को सुन रहा था जब आपके मंच पर भी लोग आ रहे थे, आपके चुनाव प्रचार में लोग शामिल होने भी आ रहे थे, वो लोग भी ये कह रहे थे कि हम वोट तो महागठबंधन को दे देंगे। लेकिन जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो संभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान तो फिर होगा पार्टी को। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी या कुछ दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि कोई चीज प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो एक्चुअली में प्रैक्टिकल नहीं है। जब कोई एक व्यक्ति एक दूरदृष्टि से कोई चीज सोच रहा है, और अगर वो कोई चीज देख करके रखा है, उसने एक रोड मैप तैयार करके रखा है कि मैं किस तरीके से दूंगा, तो रवि जी तो बता जब तक दीजिए कि ना वो क्या सत्ता रोड मैप मिलेगी होगा? नहीं, जब तक कि उसको वो हर घर पावर में मिलेगा सरकारी नहीं, नौकरी वो कैसे एग्जीक्यूट मिलेगी करके युवाओं दिखाएगा को? कैसे आपको? आप मानेंगे कैसे नहीं? अब मतलब देखिए, मुझे तो लगता है कि इतने प्रज्ञावान जी, हमारे वैष्णवी मित्र जी हैं, फिर से रवि जी पूछें, क्या बोल रहे हैं, थे? लेकिन उनकी प्रज्ञा संपन्नता है तो मुझे लगता है राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे जरूर बनाना चाहिए। क्योंकि ये बात पवन खेड़ा जी चुप हो गए थे और सुप्रिया श्रीनाथ जी चुप हो गई थी इसी बात पर। जो प्रश्न है, यक्ष प्रश्न से वो मूर्छित हो गए थे। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी जी बताएंगे कैसे देंगे। अच्छा, दूसरी बात वहां की भगवान रूपी जनता को ये लगी, एक नौकरी देने पे जब रेलवे मंत्री थे तब लाखों एकड़ जमीन ले ली गई, तो नौकरी लैंड फॉर जॉब कर दिया स्कैम। कहीं ऐसा ना हो, अब ये तो करोड़ों नौकरी की बात है, तो पूरे जो घर बिहारियों की पूरी जमीन ना ले लें, इसलिए ये भी डर लगा वहां की जनता को। और जिस प्रकार से वहां की माताओं बहनों का जो बार बार अपमान हुआ, मां की गाली देना मतलब भारत की समस्त माताओं का अपमान हुआ। चलिए ठीक है, रवि जी आप बता दीजिए 30,000 रुपए भी नहीं लिए, प्रैक्टिकल है ये उन्होंने सब, कहा क्या एक साथ रोड मैप 30,000 रुपए होगा, दे रहे हैं, कैसे वो भी युवाओं नहीं को लिए नौकरी जनता मिल ने। जाएगी? 10,000 रुपए लिए हमारे एनडीए के सीड मनी के तौर पर, ठीक है। स्वावलंबन के तौर पर। रवि जी यहाँ पर आप बता दीजिए, आप महागठबंधन की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए कि कैसे पॉसिबल है, कैसे प्रैक्टिकल है ये सब? सत्ता तो आए वैष्णवी जी, अभी तो 71 यानी कि आपको खुद विश्वास नहीं है, सत्ता आने का इंतजार कर रहे हैं आप? अभी तो आगे मैं देख रहा हूँ। शुभकामनाएं रवि जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया देखिए, जाए एक बात कांग्रेस का। बताइए, अभी पवन जो खेड़ा जी और व्यक्ति सुप्रिया पावर श्रीनाथ पे जी बोल्ड हो गए थे बैठेगा, इस प्रश्न पर, जो क्रिकेट की व्यक्ति भाषा चीफ में। मिनिस्टर बन करके बैठेगा, अभी तो आगे उसको तय करना है। अभी अगर हमारे पक्ष में नंबर जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी गिनती जो मेजॉरिटी पर चली जाएगी, उसके बाद आपके इस प्रश्न का मैं पॉइंट वाइज आंसर दूंगा। हमारे पास पूरे फॉर्मूले बने हुए पड़े हैं।
आप कांग्रेस को और आरजेडी को बिल्कुल भी इस तरह से ना लीजिए कि हम हवाई बात करते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट और सारे के सारे कृषि के सब एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हर चीज का हमारे पास जब आप जनता को ये कन्विंस कर पाएंगे, जब आप जनता को ये समझा पाएंगे कि आपके पास में रोड मैप क्या है, कैसे आप बिहार की बजट से ज्यादा ऊपर जाकर के आप लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे, कहां से उसका बजट आएगा, ये आपकी तरफ से बताया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं आप अब ये कह रहे हैं कि सत्ता हमारे पास में आएगी तब बताएंगे। सत्येंद्र जैन जी जो बात ये कह रहे हैं कि हमारे पास में तो सत्ता आई नहीं है, तो अभी से हम कैसे बता दें कि सरकारी नौकरी किस तरीके से हम देंगे? देखिए, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़े स्पष्ट रूप से अनेक बार बताया कि ये जो फॉल्स कमिटमेंट कर रहे थे कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी जो तेजस्वी जी ने किया, ये सब तो देखिए उन्होंने बताया कि लगभग अगर कम से कम एक परिवार को, एक व्यक्ति को 30,000 रुपए की सरकारी नौकरी दे दी जाती है, तो जितने लोगों का उन्होंने कमिटमेंट किया उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान करना पड़ेगा। अब बिहार का बजट ही 3-3.5 लाख करोड़ का है, तो 10 लाख करोड़ कैसे दे देंगे, सोचिए आप। तो बिहार की जनता प्रबुद्ध है, जिसने, मैंने आरंभ में कहा, जहां से लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिद्धांत जो है, जो जैन ग्रंथों में मिलता है कि अनेकांत और स्यादवाद, उस भूमि से स्वादवाद और लोकतंत्र की जननी वो भूमि है। वहां का देव रूपी, भगवान रूपी जनता इतने उनको बहुत प्रबुद्ध है, बहुत प्रज्ञा संपन्न है। तो मुझे लगता है वो समझ गई कि ये सब झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा है और लैंड फॉर जॉब स्कैम कर लेते हैं, तो इसलिए इनकी बातों में नहीं आई और यही हो रहा है। अब देखिए, अभी 152 सीट पर लीड हो रही है। आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त ताजा रुझान जो है वो आ रखे हैं, तो वो दर्शकों को बता देते हैं कि लगातार जो मतगणना है वो चल रही है, काउंटिंग चल रही है और लगातार ताजा रुझान आपको बता रखे हैं। और ये ताजा अपडेट सामने आया, शुरुआती रुझानों में एनडीए 150 से ज्यादा सीटों पर आगे है। ताजा रुझान आपको बता रहे हैं, अब तक 237 सीटों के रुझान सामने आए हैं और एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। एनडीए 157 सीट पर आगे है। ये ताजा रुझान आपको बता रहे हैं, लगातार जो अपडेट्स है वो सामने आ रही है। और महागठबंधन की बात करें तो 76 सीट पर महागठबंधन भी आगे है, अन्य 4 सीट पर आगे। ये ताजा रुझान आपको बता रहे हैं, लगातार जो अपडेट्स सामने आ रही है एनडीए, उसमें दिख रहा है कि शुरुआती रुझानों में 150 से ज्यादा सीटों पर आगे है। देखिए 237 सीटों पे रुझान आ चुका है, 243 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुए हैं, यानी कि लगभग सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। हमारे साथ में लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण साहू जी, देखिए अभी अब 237 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और 150 का आंकड़ा लगभग एनडीए गठबंधन पार कर चुका है। यानी कि जो बात एग्जिट पोल में कहे जा रहे थे, जो बात लगातार ये कहा जा रहा था कि एनडीए को बहुमत मिल सकता है, वो शुरुआती रुझानों में भी कम से कम स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये शुरुआती रुझान आप कहें तो अंतिम चुनाव के परिणाम में परिवर्तित होंगे और जितने भी एग्जिट पोल हैं वो एग्जैक्ट पोल के रूप में यहां पर परिवर्तित होते दिख रहे हैं। और देखिए मैं बात करूंगा, देखिए तो जनता जो बिहार की बहुत प्रबुद्ध है, जिस प्रकार से हमारे साथी प्रवक्ता ने बताया कि वहां पर जिस प्रकार से जो कांग्रेस के माध्यम से झूठे वादे किए गए। और देखिए मेरे साथी प्रवक्ता आदरणीय रवि जी स्वयं एक सीए है, कह रहे थे कि हमारे पार्टी में बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। जनता को बताना चाहता हूं कि देखिए ये भी सीए, मैं भी सीए हूं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट कांग्रेस में तो है, लेकिन जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रकार से 3 करोड़ परिवारों में नौकरी दिया जाए, तो बस ये हवाई बातें करते हैं। जनता को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जनता को ठगने का काम करती है। ये वादा करने से पहले एडवाइस नहीं लिया गया था क्या? देखिए रोहित जी, कांग्रेस के पास एक एक्सपर्ट टीम है बहुत सारी, जो सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग एनालिसिस करती आई है। आपको अगर पता होगा तो 2 साल पहले जब देश के चुनाव हो रहे थे तो उसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र के ऊपर ही पूरी चर्चाएं थी। जो घोषणा पत्र हमारी ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के हमारे जो हेड है प्रवीण चक्रवर्ती जी, उनके नेतृत्व में और पी चिदम्बरम जी के नेतृत्व में वो पूरा बनाया गया था। और आपको मुझे ये बता करके बड़ी खुशी भी हो रही है और हैरानी भी हो रही है कि पिछले 2 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का बजट आया है उसमें हमारे मैनिफेस्टो से ही चीजें उठा करके ये लोग जो है इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। हमें खुशी है कि हमने वादा किया, हमने एक एक पॉइंट वाइज चीजें निकाली। 100 पन्ने का हमारा घोषणा पत्र आया था
तो हमने डिटेल्ड एनालिसिस की थी, हमने डिटेल्ड वर्किंग की थी और कोई हवाई बातें नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या होता है, ये लोग जो है ये वादे कर देते हैं, ये लोग 15 लाख की बात कर देते हैं, बाद में कह देते हैं वो जुमला था। कांग्रेस कभी भी ऐसा नहीं बोली है। हमने हर बार वो कहा है कि हम वही बोलेंगे जो हम कर सकते हैं। जब हमें सत्ता मिली है, हमने शुरुआती रुझान जो आएंगे परिणाम दिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें बदलाव नजर आने वाले हैं। सत्येंद्र जैन जी, देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को पता है, उस शेर के साथ में बोलूँगा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो कांग्रेस की यही हालत होती है। कांग्रेस को लगता है ये सब कुछ, अरे भैया आपका नहीं है, और ये हम अपनी मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं। आपका जो घोषणा पत्र बना था उसमें आप विदेशी फोटो ले आए थे, विदेशी एक झील का फोटो ले आए थे। अरे कह रहे भारत में बना रहे हैं, भारत की काम बात कर रहे हैं, और वो भी विदेश का ले लेके आ रहे हैं। तो कांग्रेस का पूरा ऐसा एजेंडा रहता है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश को वहां पर भी टुकड़े टुकड़े करने की बात हुई थी कि मुस्लिम अपीजमेंट के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन देने की बात कर दी। अब ठेकों में क्या जरूरत है? अब बताइए, ठेका मिलता है तो किसी भी ईएमडी उसकी कैपेसिटी क्राइटेरिया होता है। तो मैं 10-5 सेकंड में बता दूं, हाँ, सामर्थ्य कोई भी काम करने के लिए भैया कैपेसिटी क्राइटेरिया होता है। तो उसमें भी बोल दिया कि कैपेसिटी क्राइटेरिया को ओवरलुक कर दिया, बोले हम मुस्लिमों को देंगे। तो ये और कर्नाटक में देने लगे। सोचिए, जहां पर भी कोई भी सरकारी काम होता है, कोई काम देना होता है, तो उसमें भैया आपकी इतना, आपकी फैक्ट्री में ये काम होता है, आपकी कंपनी का ये क्राइटेरिया होना चाहिए। अब अगर वो उसमें नहीं कर पाएगा, ठीक है, आप उसमें भी रिजर्वेशन कर दोगे तो काम की गुणवत्ता क्या रहेगी? तो सोचिए, कांग्रेस कुछ भी आए बाएं साएं करने का काम इनका रहा है। तो ये मैं कह रहा हूं, इनको गालिब ख्याल, दिल समझाने के लिए, दिल बहलाने के लिए एक ख्याल अच्छा है। और आप देखिएगा, चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, साल दर साल हारते जा रहे हैं। तो और 5-15 साल से केंद्र के अंदर हार रहे हैं, और 25 साल से मध्य प्रदेश में हार रहे हैं, बिहार में भी 25 साल हो जाएंगे। आप देखिए क्या दुर्गति हो रही है। इनके लिए एक शेर और याद आता है, ये अपनी नेता नीति नेतृत्व बदलाव नहीं है। कश्ती भी नहीं बदली है, दरिया भी नहीं बदला है, कश्ती भी नहीं बदली है, दरिया भी नहीं बदला है, इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है शौक सफर ऐसा, है शौक सफर ऐसा। एक उम्र खोई इन्होंने, 15 साल मध्य प्रदेश में, 25 साल बिहार में, 15 साल केंद्र में, 25 साल मध्य प्रदेश में, 25 साल बिहार में हो जाएंगे। एक उम्र भी खोई इन्होंने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। चलिए ठीक है रवि जी, जिस तरह से कॉन्फिडेंस यहाँ पर एनडीए में नजर आता है, और वो शुरुआत से ही, भले ही रुझानों में पीछे हो, लेकिन शुरुआत में से कहती रहती है कि हम ही सत्ता में आएंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ क्यों दिखाई दिया? आप कह रहे हैं कि सत्ता में पहले आए तो फिर आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता सत्येंद्र भाई शेरो शायरी पर आ गए हैं। मैं कबीरदास जी का एक दोहा कहूंगा, कबीरा गर्व ना कीजिए, कबहू न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में का जाने का होए। भारतीय जनता पार्टी घमंड में आ चुकी है। तो मैं इनके नेताओं से यही कहना चाहूंगा कि इतना भी घमंड ना करें कि आप जो है वो कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क भूल जाएं। आप देखिए, अभी नाव जो है वो भी समुद्र में भी है, आपकी लेकिन जो रुझान है, आ रही है, ठीक है रवि वालानी जी, जो रुझान है कहीं ना कहीं आपके पक्ष में अभी तक नजर नहीं आ रहा है, और मुझे मालूम है कि आपके लिए बहुत आसान भी नहीं होगा ऐसे में डिफेंड करना। रवि भाई, 25 साल से आपकी नाव मध्य प्रदेश में कहां है बताइए? 15 साल से केंद्र में कहां है बताइए? और 25 साल बिहार में हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप इस बात को तात्कालिक ना लें। आपकी 20 साल से तो नाव गायब है बिहार में, आपकी 25 साल से नाव मध्य प्रदेश में गायब है। तो मैं वही कह रहा हूं, अभी वर्तमान की नहीं कह रहा हूं, वर्तमान की तो अभी आ जाने दीजिए और आ जाने दीजिए। लेकिन हम ही बता रहे हैं कि हम अभी 155 सीट, लगभग 157 जो हमारा डेटा दिया जा रहा है, 157 सीटों पर भगवान रूपी जनता लीड दिए हुए है। अभी जीत का, विजय श्री का जो आशीर्वाद है फाइनल वाला मिलेगा, लेकिन अभी हमें बराबर आशीर्वाद दिए हुए आगे रखे हुए। मुझे बोलने दिया जाए। नहीं, बिल्कुल रवि जी, अपनी बात मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ, तो आप संतुष्टि होने जी, आप सुन लेते हैं रवि वालानी जी। मैं रोहित जी, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने 2 शायरियां कही, मैं चुप था। मेरी एक कबीरदास जी के दोहे से इनको इतना लग गया कि ये डिफेंस में आ गए। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इन्होंने मध्य प्रदेश की बात कही है, तो चलिए मध्य प्रदेश के विषय पे बात कर लेते हैं। हमारी जीती हुई सरकार थी,
कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, हमारी सरकार को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, ठीक है रवि जी, मुझे लगता है कि आज कम से कम बिहार की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की बात होगी, लेकिन आज कम से कम बिहार की बात कर लेते हैं। कि दिग्विजय सिंह जी के बोल के लिए बंटाढार हो गए। कमलनाथ जी ने स्वयं ट्वीट करके कहा महोदय जो है वो विषय अगर दूसरी तरफ ले गए मध्य प्रदेश तो मैं बोला चलिए अपडेट रहा करो। उन्होंने बार-बार ट्वीट करके कहा है कि दिग्विजय सिंह जी के कारण उनके सरकार का बंटाढार हुआ, और बंटाढार पहले दिग्विजय सिंह जी को कहा जाता है, कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार का बंटाढार करने वाले दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं ट्वीट में कहा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लगता था कि दिग्विजय सिंह जी सरकार चला रहे हैं। अभी 15-20 दिन 1 महीने पहले ही उन्होंने ट्वीट किया है, भैया थोड़ा अपडेट हुआ करो भैया, ऐसे नहीं हुआ करो भैया। ठीक है रवि जी, सत्यम जी, आप दोनों से गुजारिश है, मुझे मालूम है कि एमपी और छत्तीसगढ़ की, ठीक है हम लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे रोज डिबेट करते हैं, ठीक है हम लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे रोज डिबेट करते हैं। आज बिहार की नजर से देखिए बहुत बड़ा दिन है, बिहार पे बात कर लेते हैं। रवि ग्वालानी जी, जो बात सत्येंद्र जी कह रहे थे कि जनता उनके साथ में नजर आ रही है, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना आंकड़ा भी दे दिया है, वो कह रहे 155 से ज्यादा सीटें एनडीए के पक्ष में जाते हुए नजर आ रही है। मैं चाहूंगा आप भी अपना एक आंकड़ा दे दें अगर आपको लगता है कि इसमें बदलाव आने वाला है तो। देखिए, मैं आपके चैनल में जब शुरू में बैठा था तो उस समय जो मेरे पास आंकड़े आ रहे थे वो लगभग ये आ रहे थे कि 70 सीट का दिख रहा था, जो अभी बढ़ते बढ़ते 82 पर आ चुका है। हेलो जी रवि जी अपनी बात रखिए। आवाज आ रही है? हेलो बिल्कुल रवि जी, आवाज पहुंच रही है। हाँ, तो 82 पर जो है वो आंकड़ा आ चुका है, तो धीरे धीरे ये आंकड़ा भी बढ़ते जा रहा है। और मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को भी पीछे से सर्च कर रहा था, तो बहुत सारी सीटें 20-25 वोटों का डिफरेंस है, बढ़ते हुए नजर आ रही है। जब शुरुआत में हमने किया था 202 सीटों पे, और उसके बाद देखिए 237 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, और इसलिए ही अब एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों के ही सीटों में अभी के लिए कम से कम इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। रवि जी अपनी बात रखिए। देखिए, इजाफा हो रहा है, हमारी सीटें भी आगे बढ़ रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता का भी धन्यवाद दूंगा, और सभी न्यूज चैनल्स का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने निष्पक्ष जो है कवरेज किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा इंतजार करें रोहित जी, वैष्णवी जी, थोड़ा वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे 12, 12:30, 1 बजे का समय आएगा, राउंड्स और बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे समझ में आते चला जाएगा कि कहां पे जो है वो किसकी निर्णायक बढ़त हो रही है और कहां पर कांटे की टक्कर चल रही है। मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी देख रहा था अभी पलट करके मोबाइल में, तो कई जगह मुझे जो है ना वो <100 का कैलकुलेशंस दिख रहा है, जहां पे कुछ दूसरे लोग आगे और दूसरे नंबर पर जो है वो कांग्रेस खड़ी हुई है। कहीं 50 वोट है, कहीं 30 वोट है, कहीं 40 वोट है। तो मैं समझता हूं थोड़ा इंतजार करते हैं, राउंड्स आगे बढ़ते हैं। ये नंबर्स जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले मैं रुकना चाहूंगी, ताजा अपडेट फिलहाल सामने आ रखा है, क्योंकि लगातार जो काउंटिंग है वो चल रही है, मतगणना चल रही है, और ऐसे में ताजा रुझान भी दर्शकों को बता देते हैं जो कि सामने आ रखा है, जिसमें अब तक 246 सीटों के रुझान आए हैं। आपको बता दें कि एनडीए 161 सीट पर आगे है, और ये ताजा रुझान आपको बता रखे हैं। एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, महागठबंधन 84 सीटों पर आगे हैं, और वहीं जन स्वराज की बात करें तो 0 पर और अन्य 1 पर आगे है। प्रवीण साहू जी, देखिए लगभग सभी सीटों के रुझान अब सामने आ चुके हैं, और एनडीए के लिए जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं और शुरुआत से ही कह रहे हैं प्रवीण जी, एनडीए ने एक ट्रेंड सेट किया हुआ था। शुरुआत में जो हमने देखा था पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, उसके बाद से ही हम लगातार ये देख रहे हैं कि जनता कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में नजर आ रही है। लगातार जो सीटों में इजाफा है वो एनडीए के पक्ष में होता हुआ नजर आया। हालांकि रवि ग्वालानी जी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए, और जैसा कि पहले भी हो चुका है, कई चुनावों में हमने देखा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उसके बाद में ये जो रुझान होते हैं वो पलट जाते हैं, नतीजों में तब्दील नहीं हो पाते। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये जो अभी के लिए ट्रेंड बना हुआ है वो बरकरार रहेगा, या फिर जैसा रवि जी कह रहे हैं बदलाव होने वाला है? देखिए रवि जी समेत मैं पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कहने वाला हूं कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा
धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करता रहा। देखिए अभी कह रहे हैं कि भाई रुझान है, शुरुआती रुझान है। मैंने पहले भी कह दिए थे अपने प्रारंभिक वक्तव्य में 12-1 बजे प्रत्येक कांग्रेस प्रवक्ता ये कहेगा कि ईवीएम हैक हो चुका है, वोट चोरी हो चुकी है, लेकिन जनता जानती है कि तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को कहीं ना कहीं उन्होंने परास्त कर दिया है। यही महागठबंधन है जो एमवाई के नाम से करने के तुष्टिकरण कर रही थी। इनका एमवाई का मतलब क्या था? मुस्लिम और यादव। वही हमारा एमवाई का मतलब था महिला और युवा। तो जनता ने स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से समझा कि भाई जो भाजपा है विकास की राजनीति करती है, सुशासन की राजनीति रवि जी ये करती कह रहे हैं कि आपको इंतजार करना चाहिए, ठीक है, 12 बजे तक आप भी इंतजार कीजिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यदि जो नतीजा आप उम्मीद कर रहे हैं, यदि उस तरीके के नतीजे नहीं आते हैं तो इस बार फिर से आप ईवीएम को लेकर के सवाल उठाएंगे, ऐसा होने वाला है क्या? देखिए, जो जिस समय आएगा उस समय उस विषय पर बात करेंगे कि यानी कि उस समय तैयारी क्या है। कहना है और क्या नहीं कहना है। अभी जल्दबाजी में किसी भी तरीके की बात को मैं नहीं कहना चाहूंगा। नहीं, तैयारी है या नहीं है ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा है आपसे। मैं अभी ये कह रहा हूं कि 12 बजे तक का हम इंतजार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मेरा उनके प्रवक्ताओं से एक आग्रह है कि ठीक है, अगर आपको वोट ज्यादा मिल रहे हैं, रुझान जो दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप महागठबंधन को ठग गठबंधन कहें। लगातार मेरे दोनों प्रवक्ता भाई इसी तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम एक अच्छे चैनल, नहीं 2 मिनट प्रवीण जी, हम एक चैनल पर डिबेट कर रहे हैं और अगर हमारी भाषा शैली अच्छी रहेगी, हम एक दूसरे को सौहार्दपूर्ण तरीके से बात करें, अच्छे से चीजों को संबोधित करेंगे, तो मैं समझता हूं बेहतर होगा। क्योंकि जनता देख रही है, पब्लिक सब देख रही है और सब समझ रही है, तो एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। मेरा ऐसा बीजेपी के प्रवक्ताओं ठीक है रवि जी, आप आग्रह है। एग्जैक्ट आंकड़ा भी बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें महागठबंधन के हाथ में आएगी, कितना विश्वास है? ये हम मेजॉरिटी क्रॉस करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है। अभी आपके स्क्रीन पर ही मैं देख पा रहा हूं कि जब मैं बैठा था शुरू में तो 65-70 के आसपास था, अभी 81-82 दिख रहा है। तो निश्चित आप थोड़ा समय दीजिए। मैं अभी भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहा था, कई जगह 50-70 वोट का ही डिफरेंस दिख रहा है। तो हमारा आंकड़ा ये बढ़ता जाएगा। बिल्कुल रवि जी, लेकिन ये वेबसाइट आप देखिएगा, फिर बाद में ईवीएम को दोष मत दीजिएगा। सरकार बने। और सत्येंद्र जी देखिए, उन्होंने इशारा में ये कह भी दिया कि 12 बजे तक का इंतजार करेंगे, उसके बाद ये तय करेंगे पार्टी की तरफ से जो भी हमें कहा जाएगा, जो भी आदेश आएगा, उसके बाद हम ये बताएंगे ईवीएम को लेकर के सवाल उठाना है या नहीं उठाना है। तो कहीं ना इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। देखिए बिल्कुल, और वो अब इन्होंने कहा है अभी ये तो मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे केंद्रीय नेतृत्व का, राहुल गांधी का, प्रियंका वाड्रा का, मल्लिकार्जुन खड़गे या जो और भी लोग हैं, वो सब उस हिसाब से इनको चलना होगा। अब लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा कि हमें वहाँ बिहार की भगवान रूपी जनता 2/3 से ज़्यादा सीट दे रही है। और आप देखिए अभी वर्तमान में जो चल रहा है, आगे जो निसंदेह यही मुझे लगता है यही परिवर्तित होंगे। लेकिन हमारे एक और भी सब मित्र हैं, तो उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि दिल समझाने के लिए गालिब हुए ख्याल अच्छा है कि भाई ठीक है, टाइम आएगा, 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल 2 बजे तो हो ही जाएगा ना प्रवीण जी। तो मुझे लगता है, लेकिन कांग्रेस देखिए कभी SIR पर रोती है, कभी ईवीएम पर रोती है। जहां इनकी सरकार बन जाती है वहां ईवीएम अच्छी हो जाती है, जहां हार जाते हैं ईवीएम बदनाम हो जाती है। एक गाना भी है कि मुन्नी बदनाम हुई वाला, तो इसमें ईवीएम बदनाम हुई, कांग्रेस तेरे लिए आ जाता है। और दूसरी बात, रोना तो कांग्रेस को है ही। 25 साल से मध्य प्रदेश में, 15 साल से देश के अंदर के मोदी जी के विरुद्ध में। अब एक और शेर सुन लीजिए, बड़ा अच्छा शेर है वैष्णवी जी, इनके लिए आता है कि कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया। चूंकि आपने चुनाव और वोट की बात है, अभी देखिएगा 2 बजे 12-1 बजे के बाद से ये सब रोना ही आरंभ होने वाला है। तो ये कभी ईवीएम पर रोएंगे, कभी SIR पर रोएंगे, और लेकिन ये अपने कर्मों पर नहीं रोएंगे कि हमारे कर्म ही फूटे हैं, कांग्रेस के कर्म फूटे हैं, कांग्रेस के कर्म फूटे हैं। रवि ग्वालानी जी देखिए, चर्चा लगातार बरकरार रहेगी यहाँ पे। रवि ग्वालानी जी, ईवीएम को लेकर के सवाल आप उठाएंगे ऐसा कहा जा रहा है, अभी सही माना जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए वोट चोरी को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने समा बांधा था, बिहार में वो मुद्दा कहीं ना कहीं गायब होता हुआ नजर आया। देखिए, वोट चोरी को आपको ब्रॉड वे में लेना पड़ेगा। वोट चोरी पर राहुल गांधी जी ने कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं और उन्होंने एक एक साक्ष्य सामने रखा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये सब गलतियां की है। और उन्होंने एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया
कि क्या इलेक्शन कमीशन की साठगांठ है भारतीय जनता पार्टी से या सत्ताधारी पार्टी से? क्या वोट किसी के इशारे पर इस तरीके से किए जा रहे हैं? और आप देखिए अभी तक के एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहती आ रही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और दूसरी तरफ जो है ये लोग कह रहे हैं कि जहां जहां गलती हुई है उधर इन लोगों ने टीमें लगा दी है कि जाओ और ठीक करो। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि अगर गलती हुई है तो स्वीकारो। जाहिर तौर पे सबसे देखिए पहले अपने स्वीकार दावे करो कि किए हाँ, जा ये रहे हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। हालांकि देखिए जो मेगा कवरेज है वो लगातार बीएसटीवी पर जारी रहने वाली है। रवि ग्वालानी जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रवीण साहू जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सत्येंद्र जैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। 243 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और अभी के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए आगे है, बढ़त बनाए हुए है। लेकिन ये केवल शुरुआती रुझान है। बिहार में कई बार हम देख चुके हैं कि रुझानों में जो बदलाव है वो होते आए हैं। ऐसे में इंतजार हमें करना होगा, लेकिन पल पल की अपडेट सबसे पहले बीएसटीवी पर आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।